जय गुरुदेव। आज का सेशन चालू करने से पहले थोड़ी सी योग वशिष्ठ की भूमिका भी हम तैयार कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो सेशंस चल रहे हैं इतने दिनों से, इनका पर्पस क्या है और योग वशिष्ठ में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बातें थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा और थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप लोग उसमें सचमुच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, जितने भी सेशंस या संतों के या ऋषियों के मैंने योग वशिष्ठ के ऊपर प्रवचन सुने हैं अभी तक, जितने भी उनकी बातें सुनी हैं, तो सभी लोगों ने इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि योग वशिष्ठ ये निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए है और इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में जो आध्यात्मिक तरक्की है, आध्यात्मिक प्रगति जिसको कहते हैं, वो अच्छे से करते करते आगे निकल के जाए ताकि ये जो पूरा जीवन मृत्यु का बंधन है इससे मुक्त हो सके। और ये सभी बहुत अच्छा उपक्रम है, बहुत अच्छी बातें करते हैं और उनको सुन के सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में ये जो योग वशिष्ठ का ग्रंथ लगा है, काफ़ी लोगों ने इसको रत्न शिरोमणि भी कहा है, इतना सुंदर है। और सुनने वालों का पता नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर भाष्य करते हैं, जो इसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, उनको एक अलग सा आनंद, एक अलग सा रस मिल जाता है। आप किसी को भी सुनिए। मैंने काफ़ी सारे ऋषियों के योग वशिष्ठ के जो प्रवचन हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। तो वहाँ पे आप जाके अगर प्लेलिस्ट पे देखेंगे चैनल्स में, मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कई सारे ऋषियों के हैं और भी लोगों के मुझे ऐड करने हैं। समय जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे करूँगा। तो आशा करता हूँ कि ये आने वाले सप्ताह में शायद सभी जितने भी कलेक्शंस हैं वो वहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो उनको आप जब सुनेंगे किसी को भी, तो उनको खुद को बहुत आनंद है कि योग वशिष्ठ के ऊपर, योग वशिष्ठ के बारे में कोई बात कर रहा है। और उन्होंने हर एक ने यही कहा है कि दुनिया में ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन योग वशिष्ठ के बराबर का कोई भी नहीं। हाँ, उसके बाद इस ग्रंथ के बारे में ये भी कहा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो इसमें जैसे कहा है कि कई सारे ऋषि उसको सुनने के लिए आते हैं, सारे संत आते हैं। इतना सुंदर ज्ञान होता है कि जो आकाश में भी संचार करने वाले सिद्ध हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि नारद ऋषि, व्यास ऋषि, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे पृथ्वी पे उतर के आते हैं इसको सुनने के लिए। तो इतना अभूतपूर्व ग्रंथ है और इसे ज़रूर सुनना चाहिए। तो हम लोग तो काफ़ी भाग्यशाली है कि हमें ये ग्रंथ मिला है, इसके बारे में सुनने को मिला है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये ग्रंथ का नाम भी कान पे पड़ जाए तो भी बहुत बड़ी तरक्की हमने अपने जीवन में कर ली। इसके बाद एक चीज़ मुझे, जो मैंने कई समय से देख रहा था कि योग वशिष्ठ के बारे में हम जब भी बातें कर रहे थे, जब भी इतने साल पढ़ रहा था, तो ऐसा लगा कि काफ़ी संतों के बातों से सुन के कि कहीं कहीं जगह हम एक चीज़ थोड़ी सी मिस करते हैं। और वो क्या है, तो अध्यात्म के राह पे जितने लोग चलते हैं, वो एक तरह से उनको ना दुनिया जिस तरह से देखती है कि हाँ, ये इसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, इसके लिए समय देना चाहिए और आपके मन में वो ज्ञान और भक्ति, इसका रस होना चाहिए, तभी आप इस मार्ग पे जा सकेंगे और आपका गोल वही होगा कि आपको निर्वाण चाहिए। तो कहीं किसी किसी जगह ये एक फीलिंग आता है कि अगर ये दो चीज़ें नहीं रही जीवन में, कि मेरे जीवन में ज्ञान रस, भक्ति रस ये नहीं रहा, तो क्या फिर ये योग वशिष्ठ किसी काम का नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि योग वशिष्ठ हम एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को दे ताकि वो उसका उपयोग करके अपना जीवन आज इसी क्षण सुंदर कर ले? हाँ, हम मुक्ति की राह पे चलेंगे, हम सारी साधना करेंगे, हम ये ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक ये ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, जब तक इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब तक क्या, तब तक को जीवन में रोज की तो जो भी समस्याएं आती हैं उनको तो फेस करना ही है। तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? क्या ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है कि जो रोज का जीवन जी रहे हैं? सिर्फ उसी क्या गोल सिर्फ इतना ही है कि हम
ये पढ़ते रहे, सारा समय इसी में दे दें और फिर दुनिया अपनी जगह रहे, हम अपने अध्यात्म के मार्ग पे चलते रहें। तो यह प्रश्न कई बार मुझे स्ट्राइक हो रहा था। कुछ ग्रंथ जो योग वशिष्ठ से संबंधित है, जब वे भी पढ़े तो एक बात क्लियरली समझ में आ गई कि योग वशिष्ठ का ज्ञान ये सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की के लिए नहीं है। ये तो हमें रोज के जीवन में भी हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो हम पा भी सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बताता, बार बार मैंने इसके बारे में कहा है कि योग वशिष्ठ में जो 4 द्वारपाल कहे गए हैं, 4 द्वारपाल है शम, मतलब सेल्फ कंट्रोल कहेंगे, संतोष, उसके बाद विचार और सत्संग। तो ये 4 द्वारपाल कहें कि ये अगर आप इनमें से किसी एक से दोस्ती करेंगे तो है कि आप मुक्ति के द्वार को पहुंच जाएंगे, मुक्ति आपको मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है। अभी क्या इन 4 द्वारपालों का उपयोग सिर्फ मुक्ति के लिए ही है? तो उसके जब एप्लीकेशन ढूंढने जाते हैं रोज के जीवन के लिए तो वो एकदम सीधे सीधे दिखाई देते हैं। जैसे कि सत्संग की बात करी थी और मैंने पहले भी कहा है, जो लोग शायद नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि अगर मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करनी है, आईआईटी के एग्ज़ाम क्रैक करनी है, जो भी करना है उसमें आगे जाना है, तो ये सत्संग मेरे काम में आएगा। सत्संग मतलब यहाँ पे वो सत्संग नहीं जो हम अध्यात्म की राह में सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छे गुरु होने चाहिए, मेरे साथ वो सब लोग होने चाहिए जो ज्ञान की बातें करें, जिनके साथ मैं भजन सत्संग में बैठा रहूं। ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये हाँ, ये होना चाहिए खाने में जितना नमक होता है उतना, लेकिन मेरा जो बेसिक गोल है एग्ज़ाम का, उसके लिए भी मुझे सत्संग चाहिए। तो वो सत्संग क्या होगा? वो सत्संग होगा मेरे वो दोस्त, वो साथी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे ऐसे साथी चाहिए जो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में बातें करें। ऐसा कहा है कि योग वशिष्ठ में कहा है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सारा ज्ञान हमसे जो श्रेष्ठ हैं, गुरु लोग हैं, उनसे लेना चाहिए, तो नेचुरली उनके साथ रहना चाहिए। तो यही है कि हम जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमसे सीनियर हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, या हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि हम वो सब बातें सीख सकें। ये सत्संग का एक छोटा सा उदाहरण है और इसीलिए मैंने जब देखा कि योग वशिष्ठ में इतने सारे सीक्रेट्स, इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर आप अपने मन से देखें कि मुझे क्या चाहिए तो वो सारी बातें आसानी से मिल जाती हैं। और फिर इसीलिए प्रयास ये कर रहा हूँ इतने दिनों से कि हम ये सारी बातें निकाल के, मोती ढूंढ के साथ में लेके आएँ और हम सभी में योग वशिष्ठ के प्रति एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे कि इसको पढ़ना चाहिए। इसमें सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, रोज का जीवन भी हम सुंदर कर सकते हैं। कभी समय मिला तो मेरी जीवन की कहानी जो अभी तक हो चुकी है और शायद आगे जो भी होगी, उसके बारे में योग वशिष्ठ का कैसे प्रभाव रहा है। आध्यात्मिक प्रगति तो अपनी जगह पे हुई है, लेकिन जो जिसको मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस कहते हैं, व्यावहारिक प्रगति जो है, वो मैंने कैसे अचीव करने की कोशिश की, उस राह पे कैसे चल गया, तो ये भी, उसका भी कारण योग वशिष्ठ ही है और उसी लिए थोड़ी जीवन की दिशा भी बदल चुकी है। तो ये भी कभी समय मिला तो बात करेंगे। अब योग वशिष्ठ के बारे में जैसे सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने कहा है कि ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कई सारे बातों के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है। जैसे लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रंथों पे ये कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कोर्सेज भी उस पर करते हैं, तो योग वशिष्ठ ये एक मन का ग्रंथ है। द बेस्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, ऐसे मैं कहता हूँ, और भी कुछ संतों ने कहा है, अगर आप सुनेंगे वो कहते हैं कि आपके मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजी के लिए, राइट, व्यवहार के लिए ये सबसे अच्छा ग्रंथ है। इसमें बस हमें वो ढूंढ के निकालना है। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, इतने दिनों से इतने सत्र चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी संत हैं, और जैसे ममता जी है, स्वामी ओंकारानंद जी हैं, स्वामी वैशंपायन पायन हैं, कई सारे लोग हैं और भी, कि जो किसी के ना किसी के कंटिन्यूसली योग वशिष्ठ के ऊपर सेशन चलते रहते हैं।
हम में से शायद कुछ वो भी अटेंड करते, कुछ ये भी अटेंड करते, कुछ सिर्फ वो अटेंड करते, कुछ सिर्फ ये अटेंड करते हैं। लेकिन कितने लोगों को प्रेरणा हुई कि योग वशिष्ठ की पुस्तक किताब हम हाथ में ले और पढ़ना शुरू करें? क्योंकि अगर वो हो रहा है, लेकर पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वरना सुनेंगे सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो संस्कार चले जाते हैं। तो बार बार सुनेंगे तो कभी तो लगता है कि आपको प्रेरणा होगी कि आप उसको पढ़ना भी चालू करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इसको लेके पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ने का आनंद है योग वशिष्ठ का पढ़ने का आनंद है, वैसा आनंद कहीं और नहीं। तो अभी भी समय है, इसको पढ़ना शुरू करिए, किताब लीजिए, आपको जिस तरह से पढ़ना है उस तरह से लीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू करिए, उसको मिस मत करिए। अभी आज के विषय पे आते हैं। उससे पहले जैसे आज हम देख रहे हैं कि व्यवहार में रिलेशन के बारे में, संबंधों के बारे में आज का विषय है कि हम योग वशिष्ठ का उपयोग संबंधों को ठीक करने में या संबंध संभालने में कैसे उपयोग में ला सकते हैं उसको। तो पहले तो बात यह है कि योग वशिष्ठ जैसे अभी कह रहा था कि ये पूरा मन के ऊपर है। अभी मन का इम्पोर्टेंस कितना है ये भी हम देखते हैं। अभी तक के सत्रों में, सेशंस में हमने देखा है कई बार कि सब कुछ तो मन ही करता है ना। ये कई बार हमने देखा है। मुझे अगर कुछ करने की इच्छा हुई, जैसे मुझे किसी से कुछ बात करनी है, तो वो मेरा मन ही कर रहा है। या मेरा मन कुछ चीज़ देख के रिएक्शन करने जाता है, तो पहले वो रिएक्शन मन में आती है, बाद में फिर ज़ुबान पे आती है। अगर मुझे कुछ किसी चीज़ को उठाना है तो पहले मन में आता है, बाद में मेरे हाथ चलते हैं। कुछ खाना है तो पहले मन में आता है कि हाँ इसको खाया जाए या न खाया जाए, और उसके बाद फिर मेरे हाथ काम करते हैं। तो योग वशिष्ठ में जितने भी कहानियाँ हैं, कुछ 54-55 कहानियाँ हैं, इतनी सारी कहानियों में कई जगह, अलग अलग जगह संबंधों के बारे में इनडायरेक्टली कहा गया है। अभी इनडायरेक्टली मतलब क्या? कि ऐसे एक्सप्लिसिटली आप संबंध इस तरह से संभालिए, इस तरह से आप उनका ध्यान रखें, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। सूक्ष्म तरीके से वो मैसेज दिया गया है कि हम अपने संबंध कैसे देखें, और वो मैसेजेस हमें लेने हैं। तो कुछ मैसेजेस वो है कि जो बाहरी तौर से देखा जाए, कुछ कुछ कहानियों में है। मैं सारी कहानियाँ, सारे एग्जांपल्स नहीं दूंगा, शायद एक या दो की ही बातें करेंगे। लेकिन जब आप योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो उसमें ये भी एंगल देखने की कोशिश करिए कि जैसे दो भाई हैं, पति पत्नी हैं, दो दोस्त हैं, हाँ, तो उनके साथ उनका आपस में संवाद कैसे रहा, उनका आपस में बिहेवियर कैसे रहा। पिता पुत्र के भी नाते के बारे में कहा गया है। योग वशिष्ठ के शुरू में ही शुक्रदेव और उनके पिता, शुक्रदेव नहीं, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और उनके पिता भृगु, इनकी भी कहानी आती है। हाँ, तो उसके बाद शुक्र और व्यास जी की भी कहानी आती है। ऐसे कई सारी कहानियाँ आती हैं शुरू में। तो उसमें भी ये सारे एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे कि इन्होंने एक दूसरे का बिहेवियर कैसे रखा है, वो भी अगर थोड़े देखेंगे तो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है करके। पर ये जो सारी संबंध की बातें हैं ना, ये थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे है कि कोई किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है। दूसरी उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये अंदर में क्या सोचते हैं, अंदर में क्या विचार करते हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि श्री राम जी का बर्ताव जब उन्हें महाराज दशरथ ने कहा कि 14 साल आपको वनवास स्वीकारना है, वनवास में जाना है, तो उस समय उनकी जो रिएक्शन थी, उन्होंने कहा कि जो आज्ञा पिताश्री, आपके आज्ञा का पालन होगा, मैं चला जाऊंगा। अभी बाहरी तौर पे देखने वाला कोई भी क्या कहेगा कि हाँ, इन्होंने आज्ञा दी दशरथ महाराज ने, और श्री राम जी ने उस आज्ञा का पालन किया। तो क्या विचार थे श्री राम जी के? कि श्री राम जी के विचार थे कि अगर कोई आज्ञा मिलती है तो उसका पालन किया जाए। हाँ, ये एक संस्कार, ये एक रिलेशन की तरह अगर हम देखें कि इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन उनकी आई थी, क्या वो रिएक्शन उस टाइम इंस्टेंटेनियस थी?
यहाँ पे हम थोड़ा आज देखेंगे। श्री राम जी का जो मतलब रामायण में जितने भी कहानियाँ आती हैं, भरत की है, श्री राम जी की है, लक्ष्मण जी की है, हनुमान जी की है, शत्रुघ्न की है, और उसके बाद माँ सीता की है, ये सारी कहानियाँ, और आप देखेंगे उनके बर्ताव एक दूसरे के साथ, उनके संबंध कैसे थे, किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से रिस्पेक्ट देते थे, किस तरह से आज्ञा देते थे, और कैसे कैसे सुनते थे। ये अगर सारी कहानियाँ एक एक एंगल से देखा जाए तो वो अपने आप में हमें कुछ आदर्श देते हैं कि हम अपने संबंध कैसे रखें। हाँ, इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कि संबंध कैसे रखें, इसके ऊपर वो सारी कहानियाँ हैं। इसलिए रामायण का जब जो रामायण पूरा हुआ था और शुरू में ही जो कहानी आती है कि भारद्वाज वाल्मीकि जी के शिष्य थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को जब सारी रामायण पढ़ के बताई तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, बट यहाँ पे नहीं रुकना, आगे भी जाना है करके। तो ये जो रामायण के दो पार्ट हुए हैं, एक है जो रामायण हमें यूजुअली पता है, और दूसरा ये जो आत्मज्ञान की तरफ योग वशिष्ठ है। तो हम जो रामायण ने सुना है हमने, वो जीवन में संबंध कैसे रखे, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन के आदर्श क्या हो, इसके बारे में, लेकिन और राज्य कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में, व्यवहार के बारे में। लेकिन मन की स्थिति कैसे हो और आध्यात्मिक तरक्की कैसे करें, इसके बारे में जो था वो था योग वशिष्ठ। हाँ, पूरा रामायण अदरवाइज राज्य कैसे किया जाए, बाहर की दुनिया कैसे देखे, उसके बारे में। लेकिन वो अंदर की जर्नी कैसे हो, हमारे अंदर मन ही मन में हम अपने आप को कैसे देखें, अब वो तरक्की कैसे करें, उसके बारे में योग वशिष्ठ की ज़रूरत थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि को कहा था कि आप वो तो ठीक है, ये आपने किया बहुत सुंदर है, लोग इससे सीखेंगे, लेकिन आगे की बातें कि अंदर का भी प्रवास करना है, अंदर भी जाके देखना है, इसके लिए योग वशिष्ठ आया। तो यहाँ पे हम वो भी एस्पेक्ट देखते हैं। योग वशिष्ठ में अंत में एक बहुत सुंदर कहानी है, वो है चुड़ाला और शिखीध्वज राजा की है कहानी, पति पत्नी के बीच में। ओके, और इसमें मैं पूरी कहानी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी अगर पढ़ने जाएंगे तो भी बहुत लंबी है। उस कहानी में एक छोटा सा अगर संक्षेप में बताना रहा तो पति पत्नी होते हैं, राजा रानी थे, और बहुत सुंदर संसार चल रहा था। लेकिन वो जो रानी थी जिसका नाम था चुड़ाला, उसको ऐसे लगा कि ये तो बहुत लंबे समय तक हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो हम वृद्ध होंगे, तो हमें अपना जीवन देखना है कि इसके बाद कैसे रहेगा और आगे हम कैसे जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें बताया गया कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उसका उन्होंने अभ्यास किया और आत्मज्ञान की राह पे निकल पड़े। उनके पति थे, उनको ये सब बातें समझ में उतनी नहीं आई, जो शिखीध्वज करके राजा थे। और फिर उन्होंने कर्म कांड का रास्ता अपनाया कि जिसमें पूजा करेंगे, जाप करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, ये सारी बातें कर रहे थे। और एक समय यहाँ तक भी आ गए कि उन्हें इस संसार में ऐसा कुछ प्राप्त होगा ऐसा लगा नहीं, और इसीलिए उन्होंने अपना राज्य छोड़कर, पत्नी को छोड़कर जंगल में चले गए। जाने से पहले पत्नी से कहा भी था कि मुझे ये सब करना है, तो पत्नी ने तो कह दिया कि आपको अभी आपकी उम्र नहीं हुई है कि आप ये सब छोड़ के जंगल में जाएं, अभी आपको राज करना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आप यहाँ पे भी बैठ के प्रयत्न कर सकते हैं। किसी संत के कहानी में जैसे सुना है, पुरुषों का ईगो ज़रा ज़्यादा होता है। जब पत्नी कुछ कहती है तो उसको हम पुरुष इतनी कीमत नहीं देते, हम सोचते उसको क्या समझता है, ज़्यादा सयान हो तो मैं हूँ। तो नेचुरली वो भी एक थोड़ा एंगल उस राजा के मन में आया होगा। वो राजा ये नहीं समझ पा रहा था कि अपनी पत्नी उसकी जो प्रगति हो रही है, वो जो भी कुछ दिख रही है, उसके चेहरे पे जो भी एक प्रभा सी आ रही है, तो उसकी वजह क्या है वो शायद वो नहीं समझ पाया, और उसने उसको माना नहीं। एक रात चुपचाप निकल के चला गया जंगल में। अभी यहाँ से उस पत्नी ने राज संभालना शुरू किया। उसके बाद उस पत्नी ने फिर जाके अलग अलग रूप धारण करके उस राजा को आत्मज्ञान देने की कोशिश की। उसने स्वीकार लिया कि ये ऐसे ऐसे है इसके साथ, पर उसको ज्ञान भी देना चाहिए। तो उसने वो ज्ञान भी देना शुरू किया, और ये सारी बातें फिर ज्ञान किस तरह से दिया, क्या क्या खेल खेले,
बड़ी सुंदर कहानी है। जब हम आगे जाके कहानियों के बारे में जाएंगे, कहानियों के बारे में बात करेंगे, तब वो कहानी ज़रूर रहेगी। पर संबंध अगर देखे जाए इस बात में, तो ये उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अपना पति उस लेवल तक नहीं पहुंच चुका है। अपना पति है कि उसको कहीं तो अपना ईगो है, अपना पति है कि उसको लग रहा है कि ये एक सही तरीका है और वो अपने तरीके से जाएगा। तो हम जो हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं कोर्सेज में, उसमें से एक है एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, व्यक्ति और परिस्थिति का है वैसे स्वीकार करें। और वहाँ पे हम वो भी देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव एक्सेप्टेंस। तो उसने एक्टिव एक्सेप्टेंस कर लिया, स्वीकार लिया कि ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ही करेगा। पर उसको बाद में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी उस चुड़ाला नाम की रानी ने जाके किया और सुंदर तरीके से उस राजा को वापस आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई और वापस लेके आए। तो संबंध के लेवल पे देखा जाए तो पति पत्नी ने प्रयत्न किए थे, पर इसमें जिस लेवल पे काम किया था वो काम किया था सारा मन के अस्तित्व पे, मन के स्तर पे। और आज हम थोड़ा अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। कभी और थोड़ा समय मिलता है आज तो हम कुछ बाकी 1-2 कहानियों में भी जाएंगे, वरना फिर थोड़ा क्वेश्चंस के लिए भी समय रखते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ काम करता है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, वो हमारा मन काम करता है। आज ही मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी बात कर रहा था और हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि क्राइम क्यों होता है। तो और पहले कभी मैंने जो सुसाइड पे, आत्महत्या पे भी एक सेशन लिया था, तो ऐसा उसमें एक पॉइंट आया था कि लोग कभी कभी वो इम्पल्स में आके आत्महत्या कर देते हैं। किसी का अगर कोई अपराध करना है, कुछ खून करना है, मारना है या जो भी हाथ चलाना है, ये भी कभी कभी कहते कि वो इम्पल्स में आके करते हैं। कुछ प्लान किया है जो सचमुच ढंग से समय पे सोचा, उसके बारे में कुछ करना है, किसी का मर्डर करना है, वो एक बात होती है। लेकिन दूसरी एक बात जो लोग यूजुअली कहते कि वो मैंने चाहता तो नहीं था, लेकिन सडनली मन से हो गया, अचानक से हो गया। ये कई बार गुनहगार भी कहते हैं। रिलेशनशिप में भी कई बार ये होता है कि पति पत्नी में कुछ संवाद हो रहा है और पत्नी कुछ बोलती है, पति के मुंह से अचानक से कुछ निकल जाता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। या फिर उल्टा भी होता है, पत्नी के मुंह से अचानक कुछ निकल जाता है। बच्चे भी कभी, और ये बहुत सोचने लायक बात है पर्टिकुलरली आज के ज़माने में, कि हम अपने बच्चों से जो बर्ताव करते हैं तो उसमें बच्चों के मुंह से भी कुछ हमारे खिलाफ, पेरेंट्स के खिलाफ अचानक से निकल जाता है और वो हमें थोड़ा हर्ट करता है कि अरे हाँ, ऐसे कैसे बोल सकता है हम तो पेरेंट्स से। या पेरेंट्स के मुंह से भी बच्चों के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है और फिर उन्हें भी थोड़ा एक गिल्ट आता है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो सारे अचानक से होने वाली चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़े सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बर्ताव है जो बाहरी लेवल पे, अंदर में क्या होता है वो कितना असर डालता है, आज थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं ये सारी अचानक से नहीं होती। अगर आपको पिछला सेशन याद है जिसमें हमने कहा था कि हमारा मन, ये हमारा मन नहीं होता, हमारे मन के ऊपर ये सारे संस्कार बाहर से आते हैं। ओके, और जब हम छोटे से बचपन से होके आगे बड़े बड़े होते जाते हैं तो हमारे साथ जो जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, जो भी किताबें पढ़ी हैं, हमारे पेरेंट्स के संस्कार हैं, वो हमसे कैसे बिहेव किए, कुछ बाकी लोग हमसे कैसे बर्ताव करते हैं, ये सारों का परिणाम मिला के, वो सबका परिणाम मिला के फिर हमारा बिहेवियर डिफाइन होता है। तो नेचुरली जब हम आजू बाजू में कुछ घटनाएं हमारे साथ होती हुई देखते हैं या हम किसी के साथ करते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, अगर मैंने कुछ ढंग से नहीं किया, तो कहीं तो मैंने कुछ संस्कार कैच किए हैं या फिर कुछ तो इम्प्रेशंस मैंने जमाए हैं। दूसरी बात, अगर सामने वाला भी कुछ कर रहा है तो वो भी खुद से नहीं कर रहा है, कहीं तो उसने कुछ कैच किया है। शायद उसने हमसे ही कैच किया हो एज अ पेरेंट, शायद उसने लाइफ पार्टनर करके हमसे ही कुछ लिया हो। अब देखिए, लाइफ पार्टनर्स के साथ तो खास करके ये होता है कि शुरू में शायद दोनों के स्वभाव अलग अलग रहेंगे कुछ कुछ बातों में, लेकिन जैसे जैसे संसार बढ़ते जाता है, आगे आगे जाता है, तो होता है कि कुछ कुछ बातों में दोनों एक तरीके से ही सोचने शुरू करते हैं, एक तरीके से बातें करते हैं। तो ये भी होता है। अभी ये जो बात है कि दूसरे का बिहेवियर भी हमें कभी खटकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम गुस्सा कर देते हैं, तो वो जो डोंट फाइंड इंटेंशंस वाला भी पॉइंट है हमारे कोर्स में, थोड़ा उसको भी देखें कि सामने वाला जो गलती कर रहा है, जिसके लिए मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ या फिर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ,
क्या सचमुच वो अपने आप से सीखा है, कहीं मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें है कि वो ऐसा कर सकता है। तो ये जो इम्पल्स की बातें करते हैं वो इम्पल्स नहीं होता, ये कहीं तो कहीं चीज़ें सीखी होती। इसके बाद हम और थोड़े अंदर जाते और थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे जाके सोचते हैं। तो पहली लेवल थी कि बाहरी बिहेवियर जो हमने किया, लोगों ने देखा। दूसरा बिहेवियर कि जो भी हो रहा है वो कुछ इम्प्रेशंस हमने जमा करके रखे हैं अलग अलग लोगों के, वो दूसरा। तीसरा इससे भी सूक्ष्म होता है कि हम किस तरह से विचार करते आ रहे हैं, क्या हम सजग हैं, क्या हमारा अलर्टनेस है कि मैं जो भी विचार कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्योंकि योग वशिष्ठ में जो कही गई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी दुनिया देखते हैं वो हमारा खुद का क्रिएशन है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सामने वाला हमसे कैसे बर्ताव कर रहा है वो उसका दोष नहीं, वो उसके ऊपर के संस्कार भी नहीं। यहाँ तक कि जो हम अष्टावक्र गीता में भी कहते हैं कि ये ही इज़ नॉट द डूअर, वो करने वाला नहीं, वो करता नहीं, उसके पीछे कोई और शक्ति है। अगर योग वशिष्ठ के एंगल से देखा जाए तो वो शक्ति हम हैं। हमने जो चाहा, हमने जो सोचा, वो एक मूवी की तरह सिनेमा का जो पर्दा होता है वैसे के वैसे हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, वही हम देखते हैं। कहीं तो या काफ़ी हद तक उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। अब ये दो चीज़ें देखेंगे, दो तरह से कैसे जिम्मेदार होते हैं। पहला कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं उसके बारे में। यूँ समझिए कि एक रिलेशन में पति पत्नी का लेता हूँ यूजुअली, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें वही एक है जो थोड़ा सेंसिटिव होता है। और आजकल कोविड के दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं तो सर से सर बार बार टकराता है। तो होता है कि एक दूसरे के सामने काफ़ी लंबे समय तक रहने की वजह से ये भी एक रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ जाती है या फिर उसका महत्व कम लगने लगता है। तो यहाँ पे मन में भी थोड़ी सी कड़वाहट कभी कभी होती है, और इस बात को हमें सोचना है। कुछ बात यूँ समझिए, ए और बी की बात करूँगा, इनमें से आप किसी को भी पत्नी समझिए, किसी को भी पति समझिए। तो ए ने बी को कुछ कह दिया या ए का कुछ बर्ताव रहा जो बी को पसंद नहीं आया, तो बी के मन में विचार आने शुरू होते हैं कि हाँ ये ए तो ऐसा ही है या ऐसी ही है, जो भी है ये ऐसा ही है और ये बार बार ऐसे ही करता है। मन ही मन में कुछ पुराने बातें भी आती होंगी और फिर हम कहते कि हाँ पिछले बार भी ऐसा ही किया था, मैंने जो सोचा था वही ये कर रहा है, मैंने जो इमेजिन किया था उससे भी बदतर है। ऐसे हम कई सारे दोष देने शुरू करते हैं, हम कई सारे विचार इस तरह से लेके आते हैं मन में। तो बीज जब ये सब सोचना शुरू करता है, वो क्या कर रहा है इस वक्त, वो सारी निगेटिविटी जनरेट कर रहा है ना। और ये निगेटिविटी जनरेट करते करते शायद बी बोलेगा भी नहीं, बात करने वाला सिर्फ ए है, लेकिन बी सिर्फ मन में उसको रिएक्शन दे रहा है। हो सकता है ए बहुत हाइपर हो चुका है, बी को बोलने में, आर्ग्यू करने में पॉइंट नहीं लग रहा है। उसको ये भी पता है कि मैं अगर आर्ग्यू करने जाऊं तो शायद और बाउंस बैक होगा। तो ये मन ही मन में कुछ तो बी जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने जवाब देते रहता है। और इन जवाब किस तरह से होते हैं, ये जवाब यूजुअली होते हैं कि मैं कैसे करेक्ट हूँ, ये इसका जो बिहेवियर है भी जो देखा जा रहा है, ये बिहेवियर कैसे गलत है, और ये बिहेवियर मैंने कैसे बार बार नोट किया है, ये बिहेवियर मैं जो कहता हूँ कि ऐसे ही होने वाला है ऐसे ही है। और फिर बी को एक तरह से हम दोष देना शुरू करते हैं, ए को दोष देना ये बी शुरू करता है और कहता है कि बहुत बुरी व्यक्ति है। इसके साथ मतलब अगर पति पत्नी के बारे में कहा जाए तो पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि इसके साथ आके रहना शुरू कर दिया, राइट, ये मेरे लायक ही नहीं था, वगैरह वगैरह। इस तरह से विचार आते, सारे निगेटिव विचार आते रहते। ये निगेटिव विचार एक बार बिल्ड हो गए, दूसरे बार भी ऐसे कुछ हुआ तो भी बिल्ड हो जाते, तीसरी बार होगा, बार 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 सालों तक ये चलते रहता है। और फिर किसी एक दिन ये जो भी विचार आए थे ये आके ज़ुबान पे आ जाते, कहीं तो इंसान का पेशेंस ख़त्म होता है और वो कुछ तो बोल देता है। और फिर बोलने के बाद उसको लगता है कि अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। अगर ये जर्नी देखेंगे ना तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड रहती है उस वक्त, अगर यूँ समझिए कि 50 इंसिडेंसेस हो चुके हैं और 51वां इंसिडेंस हो रहा है, तो उस वक्त की उसकी जो रिएक्शन बन चुकी होती है वो ये सारे 50 घटनाओं का
उसको जमा करके उसकी पूंजी बना के फिर वो उस वक्त तक आके रुक जाती है और फिर वो पूंजी बाहर पड़ती है। उसने जो इतना सारा 50 चीज़ों का एक्यूमुलेशन किया था, जो जमा किया था, अगर ये पहली बार होता ना कि जो नेचुरल रिएक्शन आती तो बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ही सौम्य होती है। लेकिन ये 50 चीज़ें जमा कर ली और जब रिएक्शन देनी होती है तो सडनली इतनी बड़ी रिएक्शन होती है। ये बात समझ लीजिए। और इसलिए वो बहुत हायर लेवल की होती है। तो अगर आप देखेंगे कई बार हमने देखे सुसाइड के केसेस देखते हैं या फिर खून के देखते हैं या फिर कई बहुत सीवियर अटैक होता है, बहुत सीवियर झगड़ा होता है, तो लोग कहते कि अरे ये तो ऐसा था ही नहीं। कई आत्महत्या हुई है, लोग तो कहते ये तो ऐसा था ही नहीं, एकदम ढंग का अच्छा आदमी था, क्योंकि उसने कभी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में अटेम्प्ट्स नहीं किए कि चलो आज 2 रस्सी टांग के रखता हूँ फैन को और फिर खाली लटकने की कोशिश करता हूँ, फिर अगली बार गला लगा के देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। और ये सब लोगों को पता है कि टुकड़ों टुकड़ों में ये उसने बिहेवियर नहीं किया, ये उसके मन में ही जो बिल्ड होते जा रहा था उसका एक दिन सब आके रिएक्शन बन गया। तो बात ध्यान किस पे देना है, ये जो रिएक्शंस आ रही हैं बार बार, सारा ध्यान अगर हमें अच्छा रिलेशन रखना है तो पर्टिकुलरली हमारे रिएक्शंस पे देनी है। यहाँ पे ये एक बात होती है कि हमारा ही मन खट्टा होता जा रहा है, हमारा ही मन बिगड़ता जा रहा है, हम ही वो रिएक्शंस एक के ऊपर एक बिगाड़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं, इसी बड़ी सी लेयर बन जाती है और जब बाहर पड़ता है तो सारा का सारा टूट के बाहर पड़ता है। ये पहली बात। इसका दूसरा एंगल क्या होता है कि ये जो इंसिडेंसेस बनती जा रही है ना बार बार, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, इसके लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं। कैसे जिम्मेदार होते हैं? ए और बी फिर से पहली इंस्टेंस है झगड़ा करने की। ए कुछ तो बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, बी क्या कर रहा है, वो उसको और जो है जिस लेवल तक है उससे भी ऊंचा, या उसको उल्टा कहे उससे भी नीचा लेके जा रहा है कि ये आदमी इतने लेवल तक अच्छा था, लेकिन बी अपने मन में जो सोचता है कि ये बहुत ख़राब है, तो ए की लेवल धीरे धीरे नीचे जाती है, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी सारी इसके ऊपर फेंक रहा है। बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन मन ही मन वो फेंक रहा है। और फिर क्या होता है, हमारा बिहेवियर इन जनरल ऐसे हो जाता है कि हम देखते हैं कि हाँ ये देखो मैंने कहा था ना ये इस लेवल तक आएगा करके, अगली बार फिर से कुछ होगा, फिर और उसको नीचे लेके जाते हैं। हमारे ही मन से हम वो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, हमारे ही मन से, हमारी ही निगेटिविटी से हम सामने वाले को नीचे लेके आ रहे हैं। गुरुदेव ने कई बार सकारात्मकता के बारे में कहा है। हाँ, वास्तु देवता भी कहती हैं कि, या अस्तु देवता भी कहते हैं उनको, तथास्तु, आप जो कहेंगे वो हो जाए। पर जो हम जुबान से निकालेंगे वही ज़रूरी नहीं है, हमारे मन में भी जो होता है उसको भी, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो कहा है, जो चैतन्य कहा है, वो खाली सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमें अंदर में भी जोड़ता है। तो वो अंदर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो भी चीज़ कहेंगे मन के अंदर भी वो कहीं ना कहीं बाहर कैसे न कैसे रिफ्लेक्ट होना शुरू करते हैं। आप किसी के बारे में सिर्फ मन में नेगेटिव सोचते रहें, हो सकता है वो बंदा उतना नेगेटिव हो जाए, कोई कारण नहीं रहेगा। दूर से भी आप देखें, कई बार तो ये भी कहते हैं कि इसलिए ना अपनी सारी खबर लोगों के पास नहीं पहुंचानी चाहिए। फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो हम बड़े शान से स्टेटस डालते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो पहले के ज़माने में था कि लोग अपने बारे में सब कुछ बाहर नहीं बताते थे, क्योंकि उनको भी एक डर था कि किसी की निगेटिविटी हमें कैच कर ले, तो वो हो सकती है। और हम जब किसी के ऊपर निगेटिविटी डाल रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी पकड़े। अच्छा, स्पेशली अगर हम साधक हैं तो हमारी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा होती है। हम डेली साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी है, और इसका परिणाम हमारी मन की शक्ति भी किसी के ऊपर परिणाम नेगेटिविटी लेकर आ सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि हम अपने आप को अलर्ट रखें, ये ना करें। ठीक है, दोनों स्तर पे हमारे मन के अंदर बिल्ड होते जा रहा है, वो हम नेगेटिविटी कर रहे हैं, दूसरे को नेगेटिव बनाते जाते हैं। दूसरी बात, हम जो बार बार नेगेटिविटी लेके आते हैं वो भी सामने वाले को या हमारे आजू बाजू, क्योंकि वो तो होना ही है, आपने जो सोचा वो होगा, ये तो रूल बताया गया है योग वशिष्ठ में। तो नियति भी उसको सपोर्ट करेगी, तो आपके मन में जो आ रहा है वो उसके साथ भी होगा, वो भी नेगेटिव होता जाएगा। उसको गलतियाँ नहीं करनी है तो भी वो गलतियाँ करेगा, उसको गुस्सा नहीं करना है, पर आप बार बार ये कहेंगे कि हाँ ये गुस्सेल ही है, तो बिना वजह गुस्सा करना शुरू करेगा। एक तरह से हम
किसी को नेगेटिव लेकर जाने के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? जब ये बातें समझ में आ जाएगी कि इन सारी चीज़ों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, हाँ, उसके बाद का बिहेवियर, हमारा बर्ताव कैसे रहेगा, हम एक्शंस कैसे लेंगे, ये सारी बातें बाद में होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार खुद होते हैं, ये एक बार समझ में आ गया तो हमें दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जब सिचुएशंस नॉर्मल है, जब सब कुछ ऑल इज़ वेल, ऐसा है, घर में सब कुछ आनंद है, उस टाइम हमें क्या करना है, और जब सिचुएशंस बिगड़ी हुई हैं उस टाइम भी क्या करना है। तो कुछ बहुत सिंपल सी तरीके होते हैं। एक तो हमें रिएक्ट नहीं करना। ज्ञान जब आएगा तब आएगा, क्योंकि ये यूजुअली मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, उसके लिए हमें वो सारे जो नॉलेज पॉइंट्स हमने सीखे वो बार बार उनका रिवीजन करना होता है। लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं रहा तो सामने वाला कुछ बिहेव कर रहा है और हम पढ़ाई में नहीं रहे, तो वो मन में स्ट्राइक नहीं होता कि अरे ये करता नहीं, ये कोई और शक्ति है जो इससे कुछ करवा रही है, या फिर चलो उसकी गलतियाँ हो रही है, उसको गलतियों को माफ़ कर दें, या उसको है वैसे स्वीकार करें। ये सारे नॉलेज पॉइंट्स तब स्ट्राइक होते हैं जब हम डेली उनका रिवीजन करते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? तो एक बहुत सिंपल सा रूल है, और जो कई सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फॉलो किया है, करते भी हैं। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है ऐसी सिचुएशंस में जब हम शांत हैं। शांत मतलब हमारे दिमाग में कोई और प्लान नहीं चल रहा है, हमें कुछ विचार करना है वो नहीं चल रहा है, खाली समय है। तो हम मन ही मन में अपने आप को, अपने विचारों को देखें, और हो सके तो जैसे ओम नमः शिवाय है, अगर आपको चाहिए आप दत्त संप्रदाय से तो दिगंबरा कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो श्री राम जय जय राम का जाप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेगुलरली करते रहें। क्यों करते रहें वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन ये जब भी समय मिलता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे दिमाग को कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो उस वक्त ये चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं कि मैंने कई बार अनुभव किया है कि हमारा मन एक जगह चल रहा है लेकिन शरीर में ये वाइब्रेशंस हो ही रहे हैं, चल ही रहा है, वो चैंटिंग चलते ही रहता है कंटिन्यूसली, कुछ करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप होते रहता है। वो आदत ही लग जाती है मन को। इतना सुंदर वो अनुभव होता है, कई लोगों ने ये भी लिया भी है। और जैसे ही खाली समय मिला वो अपने आप से चालू हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो एक नेचर सा बन जाता है। तो चैंटिंग ये बहुत यूज़फुल है, अपने आप से करते हैं, आपको हाथ में माला पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हमारा चैंटिंग शुरू रहेगा तो सिर्फ एक ही विचार रहता है, बाकी सारे विचार अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी आदत भी लगती है। और ये आदत हमें कब काम में आती है? जब ऐसी सिचुएशंस आ रही है कि थोड़ा टेंशन है, थोड़ा टफ है, और कोई गुस्सा कर रहा है, या किसी का मूड ठीक नहीं है, या फिर हम किसी की तरफ उसके दोष देख रहे हैं, ऐसा जब हमें लगने लगता है तो तुरंत अपने आप से ही ये आदत हमारे काम में आ जाती है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है लेकिन हमारे मन में ओम नमः शिवाय चैंटिंग चल रहा है। हम वो नॉलेज भी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि नॉलेज अप्लाई करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है उस समय कि सामने वाला कुछ बोलेगा, हम उसको जस्टिफाई करने जाते हैं कि मेरा कैसे सही है, या फिर उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय वे ऑफ नॉलेज कि अरे उससे गलती हो रही है, छोड़ दो, अरे उसको स्वीकार लो, अरे ये करने वाला नहीं है। तो ये भी एक प्रोसेस दिमाग में बार बार चलते रहता है, क्योंकि ये कोई बोलेगा तो वो 1 मिनट में बोल के छोड़ेगा तो नहीं। ये होता है कि यूजुअली हमने देखा है किसी का गुस्सा हुआ तो 10-15 मिनट तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो उस समय में नॉलेज अप्लाई करके हमारे दिमाग को भी और उसमें उलझाने के बदले तुरंत एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मंत्र भी चालू रखनी चाहिए। चैंटिंग अगर चालू रखेंगे अपने मन के अंदर ही, तो पहली बात ये होगी कि आप कोई भी निगेटिविटी फेक नहीं रहे। दूसरी बात ये होगी कि आप उसका जो बिहेवियर है उसको आप टोटली क्या करते हैं, उसको एक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको यूँ कर रहे हैं कि हाँ ये होता है, हो रहा है, होने दो, नॉर्मल है। लेकिन हम उसको ये ऐसे ही है, वो वैसे ही, इस तरह के लेबल्स हम नहीं लगा रहे। तीसरी बात, हमारे मन से उसको और हम जो नीचे लेके जाते हैं एक तरह से निगेटिविटी थ्रो करके, वो भी नहीं हो रहा है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि ऐसे सिचुएशन में भी आप पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे हैं कि जो जाके आगे उस व्यक्ति को थोड़ा फ़ायदा कर सकता है।
इन 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव विचार आए। नहीं आते तो हम कम से कम चैंटिंग करते हैं। उस वक्त सामने वाले को लगेगा कि ये आदमी क्या इग्नोर कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन धीरे 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 इसके परिणाम आते हैं। अब ये जब सिचुएशंस ऐसे आई तब की बात है। कई बार ये होता है कि जब हमें खाली समय मिलता है, और इसीलिए फिर से वो चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ कि जब खाली समय मिलता है, हमने कुछ देखा, कोई बात हो चुकी है 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, जो भी है हमारे मन में व्यक्ति के बारे में, क्योंकि आज हम संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में कभी तो उस व्यक्ति के बारे में विचार आते हैं। बैठे बैठे हम उस व्यक्ति को इतना नीचा गिरा देते हैं, इतना उसको आउट ऑफ द वर्ल्ड कर देते हैं, इतना ये करते कि ये बहुत बुरा है, ये है, वो है। इन्हीं विचारों से हम उसका बिहेवियर जो अच्छा हो सकता है उसको भी निगेटिव करते हैं। अगर उसने ठीक से बिहेव भी किया तो हमने हमारे मन को इतना ख़राब करके रखा है, इतना पोल्यूशन डाल के रखा है कि उसके साधारण से बिहेवियर को भी हम निगेटिवली देखना शुरू करते हैं, और उसका वो निगेटिवली देखने की वजह से जो रिएक्शन आती है, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, उससे संबंध और बिगड़ने लगते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम अपने मन में ही वो सारी गंदगी भर के रखते हैं, तो कभी कभी हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये तीनों चीज़ें काम उसमें बिगाड़ देती, संबंध बिगाड़ देती है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे संबंध में कुछ तनाव है, कुछ बिगड़े हुए हैं, तो सबसे पहले समझिए कि इसके लिए पूरी तरह से हम जिम्मेदार हैं। हाँ, हमारा बिहेवियर ये एक बात होती है, लेकिन कहीं तो हमारे मन के अंदर कुछ तो निगेटिविटी आई थी जिसका हम परिणाम सामने देख रहे हैं। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? उस सिचुएशन में जब भी हम शांति से बैठ के सोच रहे हैं, तो सकारात्मक भाव से, जानबूझ के वो सकारात्मक भाव लेके आए उस व्यक्ति के बारे में कि हाँ ये बहुत अच्छा है, उसकी पॉजिटिविटी देखें, उसके बारे में सकारात्मक विचार लेके आए, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचें। और गुरुदेव ने तो कई बार कहा है, उनके जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कहीं कहीं कभी कभी सिचुएशन में कुछ तो उससे गलत हो जाता है, और वो भी स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से होता है। वरना किसी, वो जैसे विश्वास करते हैं, और मुझे कोई चॉइस नहीं कि मैं उनसे सहमत हूँ या असहमत हूँ, जो कहते हैं सही कहते हैं। तो जो कहते हैं कि कोई आदमी बुरा नहीं होता, उसका बिहेवियर जो भी हम देख रहे हैं, एक तो देखने का हमारा नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, और दूसरा फिर वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो तनाव है। वरना सब लोग ये अच्छे ही होते हैं, और हमने देखा है कि सबका बिहेवियर थोड़ा उनके ऊपर जो संस्कार है उसके वजह से होगा, किसी को बुरा बिहेव नहीं करना होता। तो ये बात अगर हम ध्यान में रखें तो हम किसी और के मन में क्यों बुराई डालें, हम अपने मन में सबके बारे में अच्छा ही देखें कि हाँ कोई जो कुछ कर रहा है वो अच्छा ही है, उसमें कुछ बुराई होने के चांसेस नहीं है। जब हम उसकी अच्छाइयाँ बढ़ाने जाएंगे हमारे ही मन में, तो बहुत ही उसका सुंदर असर पड़ता है। आप देखेंगे दुनिया में, आप जब भी आपके आजू बाजू के रिश्तों में इस तरह से बिहेव करने के बाद बहुत सुंदर आपको परिणाम नज़र आएगा। 1 मिनट रुकता हूँ, किसी ने तो अपना स्क्रीन शेयर किया है। निक प्लीज़ डोंट शेयर योर स्क्रीन, थैंक यू। हाँ, हम कहाँ थे? राइट। तो वो पॉजिटिविटी हमारे मन से लेके आए, और ये पॉजिटिविटी कब आएगी? जब हम ये आदत डाल देंगे कि मैं अपने मन में जब भी फ्री समय मिलेगा तब मैं चैंटिंग करूँगा। एक बहुत सुंदर बात कठोपनिषद में भी आई थी। एक सुंदर बात ये मैंने जब किसी इस्कॉन के लोगों से जो कभी बात कर रहा था तब भी मैंने देखी थी। ये जो चैंटिंग का तरीका है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि थोड़ा अलग सा एंगल है। लेकिन जब कहते हैं कि हमारी कभी मृत्यु होती है तो उस वक्त हमारे मन में भगवान का नाम होना चाहिए। अभी अगर आदत नहीं रही तो उस वक्त कैसे नाम आएगा, है ना? मृत्यु तो कभी भी लेकर जा सकती है। तो इस बात की अगर आदत रही, खाली बैठे कुछ काम नहीं है, कुछ खास प्लानिंग नहीं करना है हमें, तो फिर कोई फालतू के विचार आने शुरू हो गए तो तुरंत वो ट्रिगर आना चाहिए कि नहीं चलो छोड़ो उस सब बातों को, अपना चैंटिंग करें, अपने आप को वो आदत डाल दो। और ये बात जब ऐसे ये रहेगा और कभी लग रहा है कि हाँ, उसके बाद वो अवेयरनेस आएगा कि हाँ कुछ तो बिगड़ा हुआ है किसी संबंध के बारे में, तो उस व्यक्ति को पकड़े मन में और उसके बारे में एक्सट्रीमली पॉजिटिव, जितनी अच्छी बातें सोच सकते उतनी अच्छी बातें सोचें।
देखिए परिणाम कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि संबंध, उस व्यक्ति का बिहेवियर, आपको उसके तरफ देखने का तरीका, ये सारी बातें धीरे 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 सकारात्मकता की ओर चली जाएगी। बहुत सुंदर परिणाम होते हैं, कई लोगों ने देखे हैं, मैंने खुद कई दोस्तों के साथ, बॉसेस के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा अनुभव आया है। पहली तो बात ये होती कि हमारा मन गंदा नहीं होता, दूसरा हमें अच्छी आदत लग जाती है, और तीसरा हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। और योग वासिष्ठ में जो कहा है कि हमारा ही मन सब कुछ दिखाता है, वो ज़रूर होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं संबंध के लेवल पे आता हूँ, तो ये जो चुड़ाला रानी की बात थी, या फिर हमने पिता पुत्र की बात कही थी, भाइयों की बात कही थी, जो भी कहानियाँ आई है उसमें शिष्य और गुरु की भी बातें आई थी। तो यहाँ पे इनमें से किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, बताया इतना है, ऐसा है, वैसा है, और छोड़ दिया। ठीक है, बातें यहाँ तक थी। लेकिन जब उनका बिहेवियर देखेंगे आप एक तरह से, तो मन में सकारात्मकता थी। उन्होंने चाहा था कि हाँ, इसको जो चाहिए, इसके लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे चुड़ाला और उसका पति, तो उसने देखा था कि उसका पति को चाहिए कि वो कर्मकांड करे और जाके फिर मंत्र जाप वगैरह करके जंगल में जाए, ऋषि बने और फिर मुक्ति चाहे। ये उसके पति की चाह थी। इसको पता था कि इस मार्ग से कुछ मिलने वाला नहीं है करके, तो इसने उसको ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है, आपको जो चाहिए वो करिए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट ये बहुत बड़ी समस्या कर देती है। तो उसने उसको जो चाहिए था वो कर नहीं दिया, लेकिन अपने मन में क्या किया, अपने मन में पॉजिटिविटी लेके आई कि नहीं, इसको कुछ, मुझे अगर आत्मज्ञान देना है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो हिसाब से उसने अपने एक्शंस की। मन में ये सकारात्मकता रखी कि आत्मज्ञान इसको मिल सकता है, इसको मिलना चाहिए, और उसके लिए कोशिश भी करी। उस नकारात्मकता कभी भी नहीं लेके आई। अगर वो सोचिए नकारात्मकता लाती कि ये पति और ये पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं, इनको, बीवी को तो कुछ कीमत देनी ही नहीं होती, हम उसको कुछ भी बोलने जाए तो ये हमको धिड़कार देते, तो जाओ भाड़ में, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं देखना, इस तरह से अगर बर्ताव करती, तो ना तो उसके पति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती, ना वो वापस आता है इसके साथ फिर से राज करता, वापस ये एक दूसरे के साथ सुंदर जीवन बिताते। ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही हमें वो कहानी मिलती है ना। तो यहाँ पे क्लियरली देखना है कि अटैचमेंट और मन, ये दोनोों चीज़ें, अटैचमेंट बाहर के लेवल पे है, आपको बाहर के लेवल पे जिसके साथ भी आपको कुछ करना है या जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे अटैच होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो उसके भाग्य से, उसके कर्मों से, उसकी वजह से होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हमारा मन हम शुद्ध रखेंगे, हम उसमें एटलीस्ट पॉजिटिव तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेगेटिव कंट्रीब्यूट करके कोई गलत कर भी रहा है तो उसका और नेगेटिविटी डाल के नुकसान नहीं करना है। हम साधक हैं, हमारा काम ही है कि हम समाज को कुछ अच्छा दें। एक उदाहरण यूजुअली पेरेंट्स और बच्चों के बीच में देखा जाता है कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत फेंकी जाती है, फिर मन में भी विचार करते कि ये पढ़ाई नहीं करता। अभी अगर उसका मन नहीं है पढ़ाई में, या वो कम पढ़ाई कर रहा है ऐसा लग रहा है, तो उसकी अगर लेवल ये है और वो उसके कर्म, उसके एफर्ट्स, जो भी प्रयत्न करते हैं, उसका भाग्य, जो भी करेगा उसको उसके भाग्य से मिलेगा। हम क्या करते हैं पेरेंट्स यूजुअली, वो ये भी कहते कि ऐसा ही है, बुरा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, करते उसका लेवल नेगेटिविटी की वजह से हम थोड़ा नीचे भी लेके आते हैं। और कई बार ये नेगेटिविटी इतनी बार उनके ऊपर फेंकी जाती है, बार बार ऐसा कहते हैं साइकोलॉजिस्ट से भी अगर आप पूछेंगे कि आप किसी को कहो कि तुम नेगेटिव हो, क्योंकि एक दो बार मन ही मन में सोचेंगे, लेकिन मन में नेगेटिविटी बढ़ती रही तो ज़ुबान पे भी आती है। जहाँ पे अथॉरिटी होती है, बॉसेस जूनियर के साथ कह सकते हैं, पति या पेरेंट्स बच्चों के साथ कह सकते हैं, तो ये अथॉरिटी बाहर रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है, वो डेफिनेटली निकल के आते हैं। फिर बार बार बोलते तुम ऐसे हो, वैसे हो, तो जो उस तरह का नहीं है वो भी उस तरह से होना शुरू कर देता है ना। एक कुछ तो पेड़ों के बारे में एक कहानी दी थी कि एक पेड़ था, उसकी बहुत तारीफ़ की तो वो फला फूला अच्छा हुआ। दूसरा एक पेड़ था, उसको बहुत गालियाँ दी तो वो सिकुड़ने लगा, वो कुछ दिनों बाद मर भी गया। तो इंसानों के साथ भी ऐसे होता है। यूजुअली उन रिश्तों में ये ज़्यादा होता है कि जहाँ पे अथॉरिटी होती है तो वो बोल देते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं होती वो मन ही मन में पकड़ने लगता है। और जैसे मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी कि अगर बच्चों के ओर से देखा जाए
तो बच्चे आपका बिहेवियर पकड़ के, मन में निगेटिविटी पकड़ के जमा करके कभी ना कभी एक दिन उल्टा बोल देते हैं, कुछ तो कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे बोल गया, इसको बिहेव ही करना नहीं आता, इसके ऊपर संस्कार ही नहीं है, कहाँ से लिए इसने ये सारी बातें। क्योंकि वो निगेटिविटी हमने भरी थी, उसका ही रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाता है, वही हम देखना शुरू करते हैं। तो हमारा काम है कि हम किसी को भी हम साधक हैं, किसी को भी हम हमेशा पॉजिटिविटी ही दें, और जब देना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी पहले उसी को भरें। तो जब भी जो हमारे मन में आएगा वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए कुछ इन सूत्रों को ध्यान में रखें। जैसे अभी कंक्लूड करना है कि सारा हमारे मन के अंदर सब कुछ होते रहता है, तो इसलिए थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दें। उसको पॉजिटिव करना है तो पहली शुरुआत हम उसको एटलीस्ट रिएक्शन ना दें, इस सिचुएशन में लेके जाए, और रिएक्शन अगर ना देनी है तो चैंटिंग का हमें बहुत फ़ायदा होता है। नॉलेज रिवीजन होगा ही होगा, लेकिन चैंटिंग ये एक अच्छी शुरुआत है जो हमें बहुत बहुत फ़ायदे में होती है। तो चैंटिंग से शुरुआत करें। दूसरी बात, हमारे मन में पॉजिटिविटी रखें। जब भी हम आइडल बैठे तब भी, आराम से बैठे तब भी, जानबूझ के अगर कोई सिचुएशन इंप्रूव करनी है, कोई संबंध इंप्रूव करने हैं, तो उसके बारे में विचार करें, पॉजिटिवली सोचना शुरू करें, अच्छे विचार लेके आए। जब भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, उस बिगड़ी हुई सिचुएशन में भी चैंटिंग भी करें, और हो सकता है तो पॉजिटिव विचार भी लेके आए। ये अगर बातें करेंगे तो हमारे मुंह से किसी के बारे में निगेटिविटी बाहर नहीं निकलेगी। अगर हमारे मन से बाहर निगेटिविटी नहीं निकलती है तो नेचुरली संबंध बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि संबंध तब बिगड़ते, दो में से एक कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दूसरा अगर स्ट्रांग रहा, उसने हमेशा पॉजिटिव बातें की, तो संबंधों में अच्छा परिणाम दिखाई देना ज़रूरी है, वो होता ही होता है। इसके बाद फिर तो हम दुनिया से सीखें, रामायण से सीखें कि कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है वगैरह, लेकिन सारी शुरुआत हमारे मन के अंदर से करें। इस बात के ऊपर ध्यान दें। आज यहीं पे रुकते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर है तो देखेंगे, वरना फिर अगले रविवार के लिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव। एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप योग वासिष्ठ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, जैसे भी वक्त मिलता है। रोज़ 2 लाइन 4 लाइन किताब की निकाल के पढ़ना ज़रूरी है। एक संस्कार अच्छे बन जाते हैं। और जितने लोगों को मैंने सुना है, सब ने कहा है कि बहुत सुंदर ग्रंथ है। अगर आप अध्यात्म की राह पे हैं, आपको अगर मुक्ति की चाह है, तो श्योर शॉर्ट वे योग वासिष्ठ है। और अगर आपको जीवन भी अच्छा करना है तो इसमें से पढ़ के थोड़ा और आगे आगे लेकर जाके आपको अलग अलग सूत्र मिलते जाएंगे जो आपके जीवन को भी सुंदर करेंगे। और एक बात जैसे कहें कि जो योग वासिष्ठ चैनल है, इस चैनल पे ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो कभी भी कोई भी एक प्लेलिस्ट आप प्ले करना शुरू करें, भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक के बाद एक वीडियो प्ले होते जाएंगे। कान में लगा के सुनने, कुछ मूवी जैसे तो है नहीं देखने लिए, तो वो अपने कान में आते जाएंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें लोगों ने कही है, काफ़ी सारे संत हैं, उनको भी सुनिए, बार बार सुनते रहिए। और फाइनली इस तरह के सेशंस, क्योंकि ये देख रहे हैं अध्यात्म के सेशंस ज़्यादा नहीं है, हम जो सेशन ले रहे हैं ये जीवन को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल एंगल से, बट उसके साथ स्पिरिचुअल साथ देके किस तरह से किया जाए। तो जीवन को सुधारने के लिए अगर ऐसे सेशंस आपको कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए लेने हैं, तो बताइए, वो सेशंस भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक बात सबसे ज़रूरी कि ये मन के बारे में जितना बार बार कह रहा हूँ, मन को हम ऐसे के ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी नॉलेज को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, सुनने के लिए कि हाँ ये नॉलेज है, इसको यूज़ करना है, उसके लिए अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो है हमारी साधना। तो उसके लिए साधना ज़रूर करते हैं। अगर किसी ने नहीं किया है आपके साथियों में, तो उनको भी ज़रूर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवाइए, प्राणायाम ध्यान करवाइए, ताकि उनको उसका फ़ायदा हो सके। तो विजय जी पूछ रहे थे चुड़ाला और शिखी ध्वज की कहानी के बारे में। इन शॉर्ट, चुड़ाला ने ये देखा कि अपना पति जो जंगल में जा चुका है और उसने मतलब उसका पूरा हाल ख़राब हो चुका है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, एकदम बुढ़ा जैसे दिखाई देने लगा है, काफ़ी वार्धक्य आ चुका है। तो उसने कहा कि अगर उसको जाके आत्मज्ञान प्राप्ति कराएगी तो वो तो होगा ना, एज इट इज़। तो उसने फिर एक छोटा सा बटू होता है, ब्राह्मण होता है, उसका रूप लिया, और उसका रूप लेके फिर उसका अपने पति का दोस्त बनी, और अपने पति का दोस्त बनने के बाद फिर उसको कुछ ज्ञान वगैरह देती गई, और उस रूप में, छोटे से ब्राह्मण के रूप में,
और फिर ज्ञान ज्ञान देते 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 उसको जब एहसास हुआ कि हाँ आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और फिर उसके मन की स्थिति एकदम से अलग हो गई, तो उसने फिर एक बार फिर से अपना अलग रूप लेके आई, उस एक कहानी लेके आई फिर से कि अभी तो मैं आपका दोस्त करके रह रही थी, लेकिन मुझे एक शाप मिला है कि शाप की वजह से मैं रात में स्त्री रहूँगी, दिन में पुरुष रहूँगी, तो क्या हम साथ में रह सकते हैं। तो वो कहा कि हाँ, मतलब उसने एक जो सारी अटैचमेंट्स छोड़ दी थी, वो जर्नी उसका दिखाई देने लगा। तो उस अटैचमेंट में वो यहाँ तक भी कहने लगा कि ठीक है, तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि हम तो सारे ज्ञान की बातें करते हैं, तो रह लो। फिर बाद में वो कहती कि हाँ मैं एक स्त्री हूँ, मुझे फिर अभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति बन जाओ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मुझे कोई साथी मिले। अभी तक तो हम अच्छे दोस्त रहते हैं दिन में, पर लगता है कि रात में मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँ। तो उस वक्त भी वो कहता है कि हाँ मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी है करना, जो करना है वो करेंगे। तो वो भी नेचुरल सा ज्ञान लेके उस लेवल से रह के वो उसके साथ शादी भी करता है, दोनों ब्याहते हैं। तो रात में ही वो पति पत्नी रहते हैं, दिन में दोस्त बन के रहते हैं। फिर वो उसके लिए और एक परीक्षा ली थी। वो एक दिन झूठ मूठ के इंद्र को बुलाती है। तो इंद्र आता है और कहता है कि आपने बहुत अच्छा जीवन प्राप्त कर लिया है, यहाँ पे आपकी साधना बहुत अच्छी रही है, तो मैं आपको स्वर्ग लेके चलता हूँ। तो उसको भी वो नकार देता है। वो कहता है कि स्वर्ग क्या, मेरे लिए आप जो स्वर्ग कह रहे हैं वो कुछ तो एक वो कुछ तो एक बनाया हुआ है। मेरे लिए स्वर्ग सारे मेरे मन में ही है, तो वहाँ का स्वर्ग क्या और आजू बाजू में क्या, मेरे लिए यही स्वर्ग है। मुझे कहीं और खास जाने की ज़रूरत नहीं, जब मेरा समय आएगा तब चला जाऊँगा, मेरे कोई इच्छा नहीं। तो ये देख के भी उसको बड़ी खुशी होती है, जो चुड़ाला है, कि हाँ अपना पति इतना बदल गया है, उसमें अभी काफ़ी ज्ञान आ चुका है। तो उसने देखा कि जीवन में हम जो राग द्वेष की बात करते हैं ना, राग मतलब अटैचमेंट, राग मतलब गुस्सा नहीं, राग मतलब अटैचमेंट। तो इसको अटैचमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर क्या इसमें द्वेष भी है, कहीं गुस्सा भी है, वो भी देखना चाहती। तो एक शाम को वो क्या करती है कि ऐसा एक सुंदर सा मंडप सजाती है, और शिखी ध्वज जब शाम की पूजा ध्यान करके आता है वहाँ से, तो ये एक श्रृंगार मंडप बनाती है, जहाँ पे अपने ही मन से एक सुंदर से पुरुष को भी क्रिएट करती है। और वो जब आ रहा होता है तो उसको ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि ये उसकी पत्नी और वो पुरुष, जो एक पराया पुरुष है, वो एक दूसरे के साथ रति क्रीड़ा में मग्न है, रोमांस में है, और टोटली एक दूसरे में इन्वॉल्व है। तो एक्चुअली योग वशिष्ठ में ना सारे रस उन्होंने लेके आए, तो इसमें श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो हास्य रस है, करुणा कारुण्य रस है, श्रृंगार रस है, विभत्स है, जो हम लवण की कहानी सुनी थी, लवण राजा की, उसमें विभत्स भी आया है। ऐसे अलग अलग सारे रस हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस दिखाया है। तो वो ये देखता है और चला जाता है। तो ये तुरंत आती है और फिर कहती कि मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, ये वो। तो कहता है कि ठीक है, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है तुमने जो किया, और अगर तुम किसी के प्रति अट्रैक्ट होगी, तुम्हारा मन है तो है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि समाज के नियम होते हैं, तो वो नियमों का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है, और उन नियमों के अनुसार हम दोनों अभी पति पत्नी नहीं रह सकते। तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है। तो उस वक्त फिर वो जो बदला हुआ रूप ली हुई रानी होती है चुड़ाला, वो अपने असली रूप में आ जाती है, और फिर कहती कि ये मैं ही थी जो अलग अलग रूप लेके, एक छोटा ब्राह्मण का रूप लेके और फिर बाद में एक दूसरे स्त्री का रूप लेके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तो वो शिखी ध्वज, क्योंकि इतने सारे ध्यान और ज्ञान के बाद उसको जो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो अपना आंखें बंद करके ध्यान करता है, सब पूरा उसको समझ में आता है कि क्या क्या उसके साथ खेल हुआ है। और फिर वो कहता है कि ऐसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, कि जो अपने पति को इतना कोशिश करते हैं अपने पति को आत्मज्ञान देने के लिए, उसको सही राह पे लाने के लिए, उसको बड़ी खुशी होती है उसमें, और वो बहुत आनंद अपना एक्सप्रेस करता है। और फिर नेचुरली अभी करना क्या है, तो हम दोनों राजा रानी हैं, मतलब हमारा बर्ताव यही होना चाहिए कि हम जाके राज करें, जंगल में रहने के लिए हम नहीं आए हैं।
फिर वो जाते हैं और बाकी आगे की कहानी मतलब वो राज वगैरह करते हैं। ये पूरी इसकी कहानी थी चुड़ाला। और ये पढ़ने में बहुत सुंदर है। मैं कहूँगा ये योग वासिष्ठ में ना कुछ कुछ कहानियाँ बताई गई कि जिनको कहने के बाद मन को एक अलग सी शांति मिलती है, ऐसा उसी में कहा है। लीला सरस्वती की कहानी है, लवण राजा की कहानी है, उसके बाद ये चुड़ाला और शिखी ध्वज की कहानी कहती है कि जो इसको सुनेगा पढ़ेगा तो उसका मतलब भाग्य काफ़ी सुंदर हो जाएगा। तो ज़रूर पढ़िए उसको जब भी समय मिलेगा। मैं कहूँगा पूरा योग वासिष्ठ पढ़िए, बहुत सुंदर है। थैंक यू। जी सर। हाँ जी। हाँ, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कैसा निकले बाहर? सेवा करें। हेलो। सेवा करें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। डिप्रेशन इसलिए आता है कि हम लोग पहले तो मेरा क्या होगा, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में सोचते रहते। और वो सुसाइड के सेशन में भी मैंने थोड़ा इसके बारे में कहा था। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सेवा में जाते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ जो भी हैं, मतलब हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खाने पीने को है, ऊपर छत है, रहने को घर है, सोने के लिए बिस्तर है, 2 हाथ 2 पैर चलने के लिए सब कुछ है। ये इतना है, ये प्रिविलेज लगता है। प्रिविलेज मतलब ये सब कुछ जिसको कहेंगे एक कुछ तो भाग्य है, इसको हम भाग्य समझने लगते हैं। वरना ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि होनी चाहिए जीवन में, ये तो होना ज़रूरी है। मेरी जीवन में पत्नी होनी चाहिए, पुत्र होने चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, कार होनी चाहिए। ये नहीं है तो तकलीफ़ है, ऐसा हम समझने लगते हैं। लेकिन जब दुनिया देखते सेवा करने जाते हैं, हम जब कई बार ब्लेसिंग कैंप के लिए स्लम्स में गए थे तो हमने या अलग अलग जगह जाते हैं, मैं झारखंड में भी जाता हूँ ट्राइबल एरियाज़ में, तो ये सारी दुनिया देखने के बाद तो कोई स्कोप ही नहीं रहता। अगर आप उन बच्चों की कहानियाँ पढ़ोगे, सुनोगे कभी ट्राइबल स्कूल के बच्चों की, तो लगेगा कि हमारे जीवन में तो बहुत इतना कुछ है कि हम अननेसेसरी वो डिमांड करते रहते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो लेबर्स की कहानी भी मैंने बताई थी पिछले एक सेशंस में, सुसाइड के सेशन में। तो हमारी अपेक्षा अगर कम कर दे तो डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं, क्यों, कोई वजह ही नहीं डिप्रेशन की। मेरे लिए नहीं है। हाँ। और एक तो कैसा बाहर निकाले ऐसा? सेवा करने के लिए लेके जाए, किसी अंध विद्यालय में लेके जाइए, उसको दिखाइए, बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है, खाना खिलाना है, कुछ बांटने हैं तो उनको गिफ्ट देने के लिए बोलिए। या थोड़ा स्लम, अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि स्लम में या कहीं और पे जा सकते हैं करके, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग है कोविड की वजह से, लेकिन थोड़ी सेवा करने का मौका मिलता है तो देखें, फील्ड में जाके, वो एक ज़रूरी है। दूसरी बात, प्राणायाम ध्यान से बहुत फ़ायदा होता है। जो हम प्राणायाम करने लगेंगे तो नेचुरली विचार भी हमारे सेटल हो जाने शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान दे दीजिए कि एक बार बताइए किसी की लाइफ में लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए, तो अपने आप हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है। ये चैंटिंग के बारे में कुछ पूछा है। देखिए, सबसे बड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय कहा गया है। हाँ, उसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, नमः शिवाय, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय का सबसे पावरफुल मंत्र कहते हैं, गुरुदेव ने भी कहा है और बाकी शास्त्रों में भी यही कहा है। तो इसका अगर जाप करते हैं तो बस वो बहुत अच्छा है, अपने आप वाइब्रेशंस आने शुरू होते हैं। यहाँ तक होते हैं, अभी यहाँ पे कुछ जैसे मनोज जी हैं और 1-2 लोग भी हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी ये अनुभव किया है कि कभी नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए तो तुरंत ओम नमः शिवाय शुरू हो जाता है, या फिर जो भी श्री राम का मंत्र है जो भी है वो तुरंत आना शुरू हो जाता है। इतना उसका अवेयरनेस होता है। तो नेगेटिव विचार तो अपने आप अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अब उसका उपयोग कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे फिर। जय गुरुदेव।